Hello everyone, welcome to my channel. Today we will continue the first chapter, basic concept of the macroeconomics. So today our topic is the difference between expected and unexpected evolutions. Yesterday we have learn about something expected evolutions. Today we will do the difference between expected evolutions and unexpected evolutions. So expected evolutions क्या होता है? It refers to the fall in the value of fixed assets due to change in technology or change in demand. यानी एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स क्या होता है, जो हमारी वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की उसमें फॉल हो, यानी वो कम हो, किसकी वजह से? ड्यू टू टेक्नोलॉजी और चेंज इन डिमांड, यानी टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो और डिमांड की वजह से भी हो। तो ये क्या होगा हमारा एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स। अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स में क्या बोला गया है? इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़, यानी जो नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से फिक्स्ड एसेट्स में जो उसकी वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से फॉल हो यानी कम हो, उसे बोलते हैं हम अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स। सेकेंड पॉइंट क्या बोला एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स में? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन। जो एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स है वो किस चीज़ का पार्ट है? डेप्रिसिएशन का पार्ट है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स किसके में आता है? डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में भी आता है। सेकेंड बोला है अनएक्सपेक्टेड में, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द डेप्रिसिएशन, यानी जो अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स है वो डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट में नहीं आता, वो डेप्रिसिएशन का पार्ट नहीं है। थर्ड पॉइंट बोला गया एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स है, इट इज़ मैनेज और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। जो एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स है वो किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? डेप्रिसिएशन रिजर्व के थ्रू, रिजर्व फंड के थ्रू इसे मैनेज करते हैं। हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कल भी पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड वो होता है जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो एज अ फंड उसको रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट में केप्ट करते हैं। ये हमने कल डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड जो हमने कल पढ़ा था। फिर थर्ड पॉइंट अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स में, इट इज़ मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और जो अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स है वो हमारे किसके थ्रू मैनेज किया जाता है? इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जो फिक्स्ड एसेट्स का इंश्योरेंस होता है उसके थ्रू जो अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स है वो मैनेज किया जाता है। ये तो था हमारा एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड एबोल्सन्स। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का हमने कल दूसरा नाम पढ़ा था, क्या होता है? डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में डिफरेंस में क्या बोला है? फर्स्ट की कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल दीज आर बीइंग कंटिन्यूअसली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। यानी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? जिसमें वैल्यू जो है फिक्स्ड एसेट्स की वो लॉस हो यानी कम हो, और जबकि उसके जो प्रोसेस है प्रोडक्शन की कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में वो क्या है? कंटिन्यूसली यूज़ की जाती है। क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में जो वैल्यू है फिक्स्ड एसेट्स की वो कम भी होती है, और जबकि वो जो कंटिन्यूसली लगातार जो है वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में उसका यूज़ किया जाता है। ये तो है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्या है? इट रेफर्स टू द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स व्हाइल दीज आर नॉट इन यूज। इसमें भी एक कैपिटल लॉस में क्या होता है? उसकी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की वो लूज की जाती है, और जो कि वो कंटिन्यूसली यूज नहीं की जाती। जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो कंटिन्यूसली यूज किए जाते हैं, और जो कैपिटल लॉस वो कंटिन्यूसली यूज नहीं किए जाते। फिर है सेकेंड कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल में, इट इज मैनेज DRF। DRF मीन्स डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को एक तरह से हम एक्सपेक्टेड एबोल्सन से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। तो क्या है? जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो भी मैनेज किया जाता है थ्रू डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। फिर है कैपिटल लॉस में सेकेंड, इट इज मैनेज थ्रू इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और जो कैपिटल लॉस है वो मैनेज किया जाता है इंश्योरेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के थ्रू। फिर थर्ड है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज लॉस ड्यू टू। जो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है उसमें हमें लॉस किस किन चीज़ों की वजह से होता है? वो होता है पहले नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से, फिर होता है एक्सीडेंटल डैमेजेस की वजह से, और फिर होता है एक्सपेक्टेड एबोल्सन्स। इन तीन चीज़ों की वजह से जो है हमारा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल या फिर हम डेप्रिसिएशन भी बोल सकते हैं, इसमें लॉस होता है हमारा इन तीन चीज़ों की वजह से। फिर है कैपिटल लॉस विद थर्ड पॉइंट, इट इज़ लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़। और जो हमारा कैपिटल लॉस है उसमें हमें लॉस किस चीज़ की वजह से होता है? कि नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह। नेचुरल क्लैमिटीज़ हमारे क्या क्या होते हैं? जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ड्रॉट हो गया, यानी हमारे सभी नेचुरल क्लैमिटीज़ हैं। इन नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से ही
कैपिटल लॉस में हमें क्या होता है, लॉस होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल लॉस. कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का दूसरा नाम है डेप्रिशिएशन. एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एबोल्सेंस एंड अनएक्सपेक्टेड एबोल्सेंस. दिस नोट इट डाउन. Yes, students. Now our next topic is current replacement cost. Current replacement cost क्या आता है हमारा कि it refers to the estimated value of the depreciation for all the producing units in the economy during the counting year. क्या होता है current replacement cost कि जो हमारी वैल्यू जो है डेप्रिशिएशन की वो जो एस्टिमेट की जाती है सभी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की इकॉनमी में उसे बोलते हैं करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. क्या होता है करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट? इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द डेप्रिशिएशन फॉर ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकॉनमी ड्यूरिंग इन द अकाउंटिंग ईयर. उसके बाद करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया. उसके बाद हमारे दो टॉपिक्स और आते हैं, स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक क्या होता है? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक क्या होता है? जो हमारी क्वांटिटी मेजर की जाती है पर्टिकुलर वो की जाती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे. क्या? स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. यानी पर्टिकुलर टाइम पे जो है क्वांटिटी मेजर की जाए उसे बोलते हैं हम स्टॉक. ओके. एग्जांपल्स, बैंक डिपॉजिट्स, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. यानी बैंक डिपॉजिट है वो पर्टिकुलर टाइम होता है उसी टाइम पे हम बैंक डिपॉजिट्स करते हैं. सो दिस इज आवर स्टॉक कंसेप्ट. फिर बोला पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. जो हमारी पॉपुलेशन है कंट्री की वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे ही हम उसे मेजर करते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल्सो द स्टॉक कंसेप्ट. Okay, now next is our flow. What is flow? A flow is a quantity measured over a specific period of time. जो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया जाए उसे बोलते हैं फ्लो. जैसे क्या हो गया? सेल्स ऑफ राइस और नंबर ऑफ बर्थ. इसे भी हम जो सेल्स ऑफ राइस है वो भी डेली बढ़ता जाता है और जो नंबर ऑफ बर्थ है वो भी डेली मतलब कि हर एक दिन बढ़ते जाते बर्थ. तो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम यानी पे मेजर किया जाता है हमारा फ्लो, तो उसे बोलेंगे फ्लो कंसेप्ट. सो दिस इज द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हमारा उसी रिप्लेसमेंट के अंदर ही आता है एक, ठीक है. ये है रिप्लेसमेंट कॉस्ट. फिर स्टॉक और फ्लो. स्टॉक और फ्लो हमारे एक कंसेप्ट है, ठीक है. तो ये दोनों भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट. स्टॉक और फ्लो कंसेप्ट हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन. So students, now we will do the difference between stock and flow. डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है हमारा स्टॉक और फ्लो का? ये पेपर में पक्का पूछा जाता है क्वेश्चन. तो स्टॉक क्या होता है? इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. यानी हमने पहले भी पढ़ा था कि जो स्टॉक है वो रेफर करता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल के जो हमारे पॉइंट ऑफ टाइम पे जो वैल्यू है क्वांटिटी मेजर की जाती है उसे बोलते हैं स्टॉक, ठीक है. सेकेंड है फिर एट अ पॉइंट फ्लो. एट अ पीरियड ऑफ टाइम यानी जो हमारा फ्लो है वो पीरियड ऑफ टाइम पे क्वांटिटी उसकी जो मेजर की जाती है. हमने एग्जांपल भी पढ़ा था. फ्लो का एग्जांपल क्या था हमारा? एग्जांपल था फ्लो का कि भाई नंबर ऑफ बर्थ, सेल्स ऑफ राइस, नंबर ऑफ बर्थ, ठीक है. और स्टॉक का एग्जाम्पल क्या था? पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है. फिर है और एक था पॉपुलेशन ऑफ कंट्री का बैंक डिपॉजिट, ठीक है. फिर है स्टॉक. स्टॉक का सेकेंड डिफरेंस क्या होगा? इट इज़ नॉट द टाइम डायमेंशन. जो स्टॉक हमारा वो टाइम डायमेंशनल नहीं है, ठीक है. ये मेन चीज़ है, ये हमें याद होनी चाहिए कि जो हमारा स्टॉक और टाइम डायमेंशन नहीं है और जो फ्लो वो हमारा टाइम डायमेंशनल है, ठीक है. दिस इज द मेन थिंग टू रिमेंबर इट. ओके. Now third point of the stock is greater the stock of capital, greater is the flow of goods and services. जितना हमारा स्टॉक है कैपिटल का वो ज़्यादा होगा उतना ही जो हमारा गुड्स और सर्विसेज है उसका फ्लो होगा. क्या है मेन चीज़?
कि ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ कैपिटल, ग्रेटर इज द फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज, यानी हमारा जो स्टॉक है कैपिटल का वो भी ज़्यादा होना चाहिए, और जो अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारा जो फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का वो भी क्या होगा, ज़्यादा ग्रेटर होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट फ्लो में थर्ड एग्जाम्पल क्या है, ग्रेटर फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल। क्या इसमें फ्लो में क्या है, जितना हमारा फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर यानी ज़्यादा होगा उतना ही हमारा क्या होगा, स्टॉक ऑफ वेल्थ जो है हमारा पीपल के साथ वो क्या हो, उसका भी स्टॉक क्या हो, ग्रेटर यानी ज़्यादा होगा। So this is the main differences between stock and flow. Now we will repeat again once more. Cash stock का first it is refers to the value of variable at a point of time, or and flow refers to the value of variable at a period of time. Examples: number of birth. Okay. Now second differences of the stock is it is not the time dimensional, and flow का क्या आएगा, it is the time dimensional. Okay. Now third point is greater is the stock of capital, greater is the flow of goods and services. Yes, obviously it is correct. एंड थर्ड डिफरेंस फ्लो में क्या होगा, ग्रेटर फ्लो ऑफ इनकम, ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ विद द पीपल. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली. Now students, we will do about the four sectors of the economy. Four sectors of the economy में हमारे क्या क्या होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर को क्या बोलते हैं हम, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसमें एक चीज़ हो रही है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करते हैं यानी एक्स माइनस एम, ठीक है. इसमें ये फॉर्मूला भी होता है. तो देखो फर्स्ट क्या है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में क्या होता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो हमारा ओनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, ठीक है. क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्या है, हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है. और जो हाउस होल्ड सेक्टर है हमारा वो क्या इंक्लूड करता है, कंज्यूमर के जो गुड्स और सर्विसेज है उसको क्या करता है, हाउस होल्ड सेक्टर जो इंक्लूड करता है. तो मेन हाउस होल्ड सेक्टर में क्या चीज़ें आएंगी कि हाउस होल्ड सेक्टर इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेकेंड थिंग इज it include all the consumers goods and services. Okay, this is the household sector completely. Okay, now second is our producer sector. Producer sector क्या होता है, producer sector includes all the producing units in the economy. क्या होता है producer sector, producer sector जो include करता है producing units को, it includes all the producing units of the economy, producing units of the economy, ठीक है. जो प्रोड्यूसर सेक्टर इंक्लूड करता है प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी को, ठीक है. फिर है कि जो हमारा यानी जो हमारा प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज में वो क्या होगा, उसमें जो मतलब कोई भी हायर करेगा परचेज करेगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, पहली चीज़ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है क्या हमारा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में होता है लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है. ये चीज़ें होती है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये होती है हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है. तो हमें पता भी होना चाहिए कि भाई हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है. ओके, तो क्या आएगा प्रोड्यूसर सेक्टर में, पहली चीज़ आएगी कि ऑल द इट इंक्लूड्स ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है. सेकेंड चीज़ क्या आएगी कि इट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फिल्म हायर और परचेज. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो कहाँ से होगा, हाउस होल्ड से होगा, ठीक है. फिर थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर. गवर्नमेंट सेक्टर क्या इंक्लूड करता है हमारा कि गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, सेकेंड गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर. गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारी दो चीज़ें इंक्लूड करता है, ठीक है. पहली क्या है, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, सेकेंड करता है कि गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी, ठीक है. फिर आता है हमारा फोर्थ एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर का हम दूसरा नाम क्या है हमारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. क्या होता है एक्सटर्नल सेक्टर में कि ऑल जो हमारी सभी एक्सपोर्ट से लेके इंपोर्ट तक जितनी भी सारी रिलेटेड चीज़ें हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वो सारी इंक्लूड की जाती है एक्सटर्नल सेक्टर में, ठीक है. सो दिस इज द फोर्थ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी.
So please, this is also the most important topic of the this chapter. Please do it carefully. If you don't understand, please up comment में बता, I will explain it again. Okay, please thank you for watching my video. Like, share and subscribe my channel please, and please also press the bell icon for more updates. Thank you for watching my video and have a nice day.